मेरे पड़ोस में एक दीदी रहती थी, उम्र में मुझसे कोई 10 बरस बड़ी। बचपन में मैं रोज उनके घर जाता था खेलने। एक दिन अचानक उन्होंने मेरी आंखों पर एक काला कपड़ा बांध दिया। बोली कि हम एक खेल खेलेंगे, बस इतना करना कि मैं उनका साथ दूं। खेल पूरा होने पर वो मुझे टॉफी दिलवाएंगी। मगर एक दिन ये खेल पकड़ा गया। मेरे पापा बड़े फालतू किस्म के इंसान थे। बस दिन भर खाना पीना और मस्ती, इसके अलावा उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। सुना था कि एक बार वो किसी शराब की जगह गए थे। वहीं उनकी मुलाकात मेरी माँ से हुई। कहते हैं दोनों में से कोई भी बुरा इंसान नहीं था, ना लालची था। फिर मैं पैदा हुआ, लेकिन मेरे आने के थोड़े ही वक्त बाद मेरी माँ बीच रास्ते से पापा को छोड़कर भाग गई। तो बस मैं एक अकेले पेरेंट वाले घर का बच्चा बन गया। छोटा था तब ज्यादातर अकेला ही पड़ा रहता था घर पर, क्योंकि पापा तो बाहर पार्टी में लगे रहते थे, कभी कभार ही लौटते। तब हमारी पड़ोस वाली आंटी को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मुझे अक्सर अपने यहाँ खाने पर बुलाना शुरू कर दिया। उनके घर वही दीदी रहती थी, 10 साल बड़ी मुझसे। वो मेरे साथ खेलती, टॉफी चॉकलेट देती। धीरे धीरे वही मेरे लिए सबसे भरोसेमंद और सबसे अपनी इंसान बन गई, बिना मुझे पता चले। उस दिन आंटी और अंकल कहीं बाहर गए हुए थे। घर में बस हम दोनों थे। तभी दीदी ने एक काला कपड़ा निकाला और आहिस्ता से मेरी आंखों पर बांध दिया। बोली, चलो खेलते हैं। जीत गए तो टॉफी पक्की। टॉफी का नाम सुनते ही मैंने फटाफट हाँ कर दी। सब ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन हम बीच खेल में ही थे कि अंकल अचानक लौट आए। मैंने आंखों से पट्टी हटाई तो देखा अंकल गुस्से से कांप रहे थे और दीदी एक कोने में दुबकी हुई थी। थोड़ी देर में मेरे पापा भी आ पहुंचे। मुझे देखते ही सबसे पहले लात जमाई, फिर घसीटते हुए घर ले गए। बोले, अगर दोबारा उस घर की तरफ मुंह किया तो टांगे तोड़ दूंगा। उसके बाद मैंने दीदी को फिर कभी नहीं देखा। 2 महीने बाद वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए। उस दिन से मुझे अपने पापा से चिढ़ होने लगी। मुझे लगा उन्हीं ने मुझे दीदी से अलग किया है। मैं हर बात में उनका उल्टा करने लगा, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। रात रात भर गायब, और मैं अनाथों की तरह अकेला। कोई पूछने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। जब थोड़ा बड़ा हुआ तब जाकर समझ आया कि दीदी जो खेल खिलाती थी असल में वो था क्या। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे उस बात का कोई मलाल नहीं, बस खुद से नफरत होती है कि उस उम्र में जब मैं बिल्कुल बेबस था, उस इंसान से मिला जिसे मैं सबसे ज्यादा बचाना चाहता था। अगर दोबारा मौका मिला तो जरूर ढूंढूंगा उन्हें। जब मैं 18 का हुआ, 11वीं में था, पूरा जवानी का दौर। हर बात में उल्टा करने का जी चाहता था। उसी साल पापा पर मुसीबत टूट पड़ी। उन्होंने जुए में उधार लिए पैसे हार दिए और भागते वक्त गलती से किसी की आंख फोड़ दी। नतीजा ये निकला कि नुकसान भरने के लिए हमारा घर बिक गया और पापा को कुछ साल की जेल हो गई। सच कहूं तो मुझे इससे कोई दुख नहीं हुआ कि वो जिए या मरे। बस दिमाग में एक ही बात थी, घर गया, अब मैं जाऊंगा कहाँ। लेकिन शायद पापा में थोड़ी बहुत इंसानियत बची थी। उन्होंने मुझे एक चैन आंटी के हवाले कर दिया। सुना था कि वो उनकी बचपन की दोस्त थी। पापा को लगता था कि वो उनके लायक नहीं है और उनकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए शादी नहीं की। चैन आंटी विधवा थी, उनकी एक बेटी थी। पति का कुछ बरस पहले इंतकाल हो गया था, जिसके बदले उन्हें अच्छी खासी रकम मिली थी। उसी पैसे से उन्होंने हमारे मोहल्ले में एक मकान ले लिया था। एक दिन मैं उनके घर पहुंचा। आंटी ने बड़े प्यार से कहा, अरे बच्चा आ गया, जल्दी आ, खाना लगने वाला है। फिर अपनी बेटी को पुकारा, आ नमस्ते कर, भैया बोल। चैन आंटी की बेटी का नाम चेनू था, मुझसे 1 साल छोटी। जैसे ही उसने मुझे देखा, ऐसी घिन भरी नजर से देखा जैसे मैं कोई कूड़ा हूं। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे पता था कि पहली नजर में कोई मुझे पसंद नहीं करता। चमकीले पीले बाल, सस्ती टी शर्ट, फटी जीन्स, मैं किसी भी शरीफ बच्चे जैसा नहीं दिखता था। खाने के वक्त चैन आंटी तो बातें करती रहीं, बीच बीच में खाना परोसती रहीं, लेकिन चेनू सिर झुकाए खाती रही, बस बीच बीच में मुझे घूरती रही। उस रात मैं एक कमरे में लेटा था, छत की तरफ ताक रहा था। पहली बार एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। सोच रहा था अब आगे क्या, कहाँ जाऊं, वो दीदी कहाँ है। मेरी सहूलियत के लिए चैन आंटी ने मेरा ट्रांसफर उसी स्कूल में करवा दिया जहाँ चेनू पढ़ती थी। वो एक प्राइवेट स्कूल था, मेरे पुराने स्कूल से बिल्कुल अलग। पहले दिन आंटी ने चेनू से कहा कि वो मुझे स्कूल ले जाए। उसी की क्लास में मेरा एडमिशन भी करवा दिया। लेकिन चेनू को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। बोली, मैं तुझे स्कूल नहीं ले जाऊंगी, मेरे पीछे मत आना। बहुत शर्म की बात है, मुझे पता था खुश नहीं होगी, लेकिन इतना बुरा बोलेगी ये नहीं सोचा था। मैंने बिना मुड़े कहा, चैन आंटी ने तुम्हें बोलना नहीं सिखाया, कितनी गंदी जबान है, और सीधा चलता बना। उसे पीछे चिल्लाता छोड़ आया। काफी देर सड़कों पर भटकता रहा, किसी तरह स्कूल पहुंचा। अंदर जाने ही वाला था कि सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। अंदर नहीं जा सकते, भाग यहां से वरना बुरा होगा। मैंने खुद को देखा, सच में मैं उस स्कूल में फिट नहीं बैठता था, एक आवारा बच्चे जैसा लग रहा था। बहुत समझाया, लेकिन गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया। मैं चिढ़ गया, सोचा कैसा बकवास स्कूल है, किसको पढ़ना है। वहां से सीधा पास के साइबर कैफे में घुसा और गेम खेलने लगा। रात को घर लौटा तो चैन आंटी ने पूछा, स्कूल क्यों नहीं गया। चेनू एक तरफ मुंह बनाए खड़ी थी। मैंने कहा, गार्ड ने अंदर नहीं घुसने दिया। आंटी ने मेरी तरफ देखा, सब समझ गई। बोली, कल मैं खुद लेकर जाऊंगी। अगले दिन स्कूल में आंटी ने क्लास टीचर से बात की और चली गई।
जैसे ही मैं क्लास में घुसा, सारी नज़रें मुझ पर जम गईं। इन सब तथाकथित संस्कारी बच्चों के बीच मैं बिल्कुल अलग था। टीचर ने मुझे चेनू के बगल में बैठा दिया। वो घृणा से मुझे देख रही थी। मैंने बैठते ही फ़ोन निकाला और बेंच के नीचे कुछ देखने लगा। टीचर कितनी भी मेहनत कर ले, मुझे एक लफ्ज़ समझ नहीं आता था। पढ़ाई मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा थी। क्लास के बाद मैं एक नॉवेल पढ़ रहा था कि दो लड़के आकर मेरी बेंच पर पटकने लगे। तेरा चेनू से क्या रिश्ता है? मैंने एक नज़र डाली और सब समझ गया। इस उम्र में लड़के प्यार के चक्कर में पड़ने लगते हैं, हार्मोन्स उबल रहे होते हैं। शायद इन्हें चेनू पसंद थी या फिर उसी ने भेजा था। चेनू का स्वभाव भले ही खराब था, लेकिन मानना पड़ेगा, सच में खूबसूरत थी। मगर मुझे अपनी उम्र की लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उन्हें अनदेखा करके फिर से नॉवेल पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे इग्नोर होता देख उन्हें लगा कि चेनू के सामने उनकी बेइज्जती हो रही है। एक ने मेरे हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश की। दूसरा चिल्लाया, हम तुझसे बात कर रहे हैं। मैं झट से खड़ा हुआ, दोनों को धक्का दिया, निकलो यहाँ से। वो कुछ और बोलते तभी घंटी बज गई। दोनों ने घूरते हुए कहा, देख लेना, और अपनी सीट पर चले गए। असली माजरा तब हुआ जब स्कूल छूटा। दोनों ने मुझे सीढ़ियों पर घेर लिया। दूर चेनू खड़ी थी, चेहरे पर संतुष्टि का भाव। उनमें से एक ने धक्का देते हुए कहा, चेनू से दूर रहना। इस बार मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। मैंने उनकी जमकर धुनाई कर दी। चेनू वहीं सन खड़ी रह गई। मेरे लिए तो मारपीट रोज का काम था। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उस रात मैं चैन आंटी के घर नहीं लौटा। एक होटल में कमरा ले लिया। बिस्तर पर लेटे हुए सोच रहा था। आंटी बार बार कॉल और मैसेज कर रही थी, पूछ रही थी कहाँ हूँ, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहता था। मैंने फैसला कर लिया कि अब किसी के घर पर बोझ बनकर नहीं रहूंगा। अकेला रहूंगा, स्कूल छोड़ दूंगा, कोई काम ढूंढूंगा, पैसे बचाऊंगा और फिर अपनी उस दीदी को ढूंढने निकलूंगा। अगले दिन स्कूल तो गया, लेकिन प्लान था कि शाम को सामान लेने चैन आंटी के घर जाऊंगा। जैसे ही क्लास में घुसा, माहौल अजीब था। सब फुसफुसा रहे थे। मैं अंदर आया तो सन्नाटा छा गया। चेनू की खाली सीट पर नजर पड़ी। तभी वो लड़का जिसे मैंने मारा था, जिसके चेहरे पर अभी भी चोट के निशान थे, मेरे पास आया और ताना मारा, अरे ये तो वो जेलर का बेटा है। हरामी के बच्चे को स्कूल आने की औकात है। ये शब्द गर्म लोहे की तरह चुभे। मेरा सिर घूम गया। मैं फट से उठा और सबकी हैरान नजरों के बीच क्लास से बाहर भागा। स्कूल से बाहर निकल गया। बताने की जरूरत नहीं थी कि ये बात किसने फैलाई। इस बार मैं सच में आग बबूला था। सिर में खून खौल रहा था। सीधा चैन आंटी के घर भागा। अंदर घुसा तो घर में सन्नाटा। आंटी शायद बाहर गई थी। मैं सीधा चेनू के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। मुट्ठियों से पीटना शुरू कर दिया। धम धम धम। चेनू बाहर निकल। अंदर से आवाज आई, क्या चाहिए तुझे? मैं चिल्लाया, तूने ही कहा ना, तूने ही सबको बताया कि मेरा बाप जेल में है। वो बोली, मुझे कुछ नहीं पता, तुझे क्या हो गया है? मैं गरजा, बहाने मत बना, तेरे अलावा कौन होगा? और जोर से दरवाजे पर लात मारी। अंदर थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर अचानक दरवाजा खुला। चेनू ने सीधे मुंह पर कहा, हाँ। मैंने कहा, तो क्या हुआ? अपराधी का बेटा मेरे घर रहने लायक नहीं, मेरे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं। सुन रहा है, क्या कर लेगा तू? उसके बोल चाकू की तरह लगे। मेरा गुस्सा और भड़का। मैंने उसके कुर्ते की कॉलर पकड़ी, कमरे से बाहर घसीटा और जोर से सोफे पर पटक दिया। उसकी आंखों से बाजुओं के नीचे से आंसू बह रहे थे। वो आंखें लाल थीं, बहुत लाल। वो बस मुझे घूर रही थी, बिना कुछ कहे। उसी पल जैसे किसी ने मुझ पर ठंडे पानी की बाल्टी उलट दी। मैं अचानक होश में आया। मैं क्या कर रहा हूँ? मुंह फेर कर अपने कमरे में भागा, जो अभी कुछ दिनों के लिए मेरा था। जल्दी जल्दी कपड़े बैग में ठूंसे और बाहर निकला। लिविंग रूम से गुजरा तो चेनू अपने कमरे में जा चुकी थी। मैंने जेब से करीब 300 रुपए निकाले, जो कुछ दिनों के खाने पीने के पैसे थे, टेबल पर रख दिए। फिर बिना पीछे मुड़े दरवाजा खोला और चैन आंटी का घर छोड़ दिया। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया, 600 रुपए महीना। जल्द ही एक केटीवी में वेटर की नौकरी मिल गई। दिन की शिफ्ट में 100 रुपए, रात की में 120। जल्दी पैसे बचाने के चक्कर में मैंने बिना सोचे रात की शिफ्ट चुन ली। उसके बाद भी चैन आंटी के फ़ोन आते रहे, लेकिन मैंने कभी उठाया नहीं। आखिर में उन्होंने 2 मैसेज किए, कुछ पैसे भी भेजे। मैंने स्क्रीन को बहुत देर तक घूरा, लेकिन वो पैसे लिए नहीं। ये केटीवी शहर का सबसे बड़ा अड्डा था। मैंने अभी एक हफ्ता भी काम नहीं किया था कि मैनेजर खुद मेरे पास आया। ऊपर से नीचे तक देखा और धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हारा लुक कुछ खास है बेटा। कभी मर्द मॉडल बनने के बारे में सोचा है? कम काम तेज पैसा। सच कहूँ तो मेरे बाप में एक ही खूबी थी, चेहरा सच में अच्छा था, और वही खूबी मुझे विरासत में मिली थी। लेकिन मैंने मना कर दिया। बस सोचकर ही घिन आती है कि उन बदसूरत चेहरों के सामने झूठी मुस्कान बनाकर बैठना और उनकी हरकतें झेलना। गरीब हूँ, लेकिन इतनी गिरावट अभी नहीं आई। एक रात शिफ्ट खत्म होने के बाद कमरे में आकर बिस्तर पर लेटा और सपने में खो गया। अजीब बात यह थी कि पहले हमेशा पड़ोस वाली दीदी के सपने आते थे, लेकिन इस बार 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 चेनू की वो लाल, जिद्दी और आंसुओं से भरी आंखें दिख रही थी। चौंक कर उठा, भागकर बाथरूम गया और ठंडे पानी से नहा लिया। बाथरूम से निकला ही था कि फोन बजा। स्क्रीन पर 3 शब्द चमक रहे थे, चैन आंटी। मेरा दिल जोर से धड़का। खुद से पूछ रहा था, कहीं मैं इतना परेशान तो नहीं हो गया?
काफी देर हिचकिचाने के बाद जब फोन बंद होने ही वाला था, मैंने बेमन से उठा लिया। दूसरी तरफ से चैन आंटी की आवाज हमेशा की तरह नरम थी। जी आओ। मुझे एक हफ्ते के लिए अचानक काम से बाहर जाना पड़ रहा है। चेनू घर अकेली है। मुझे चैन नहीं पड़ रहा। प्लीज मेरी मदद कर उसका ध्यान रखना। आखिर में उन्होंने सीधे 2000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। मैंने स्क्रीन पर उन नंबरों को देखा। फिर वो सपना याद आया। दिल में मिलीजुली भावनाएं थीं। थोड़ी चुप्पी के बाद मैंने हाँ कर दी। आखिर पैसे को मना करने की क्या जरूरत थी। अगले दिन मैं ठीक स्कूल छूटने के वक्त उसका इंतजार करने लगा। पहले दिन जब चेनू बाहर निकली और मुझे देखा, वो साफ चौंक गई। चेहरे पर पहले हैरानी, फिर वही पुरानी घृणा। एक शब्द नहीं बोली, बस होंठ दबाए सिर झुकाए आगे बढ़ गई। मैंने भी बात करने का मन नहीं किया, पीछे चलता रहा। पूरे रास्ते खामोशी, जब तक घर नहीं पहुंचे। उसने चाबी निकालकर दरवाजा खोला और सीधे सीधे अपने कमरे में घुस गई। मैं थोड़ी देर लिविंग रूम में खड़ा रहा, फिर नीचे दुकान से खाने का पैकेट और एक बोतल दूध लाकर टेबल पर रखा और चलता बना। मुझे केटीवी में रात की शिफ्ट पर जाना था। अगले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन यही सिलसिला। वो घर आती, कमरे में जाती, मैं खाना रख देता और चला जाता। एक लफ्ज नहीं। ये अजीब सी खामोशी 5वें दिन तक जारी रही। 5वें दिन हमेशा की तरह स्कूल के गेट पर इंतजार कर रहा था, लेकिन 10 मिनट पहले ही पहुंच गया और वो दिखी नहीं। एक एक मिनट कट रहा था। काम के लिए देर हो रही थी। चिढ़ने लगा, इस छोटी बेगम को फिर क्या सूझ रहा है। बेचैन होकर स्कूल के अंदर जाने का फैसला किया। गार्ड ने मेरे पीले बालों को देखकर कुछ याद किया होगा, रोका तक नहीं। स्कूल की बिल्डिंग पूरी खामोश। उसकी क्लास का पिछला दरवाजा खुला था। अंदर झांका, खाली क्लास, बस वो अकेली अपनी बेंच पर सिर झुकाए, कंधे सिकोड़े बैठी होती या कुछ और। मैंने आवाज दी, ओए चेनू, चल जल्दी कर, मुझे काम पर जाना है। तेरे साथ टाइम बर्बाद करने का वक्त नहीं है मेरे पास। जैसे ही सुना कि मैं चिढ़ रहा हूँ, जल्दी से उठी, बैग टांगा और पिछले दिनों की तरह सिर झुकाए मेरी तरफ चल दी। वो आगे, मैं कुछ कदम पीछे। डूबता सूरज हमारी परछाइयों को लंबा कर रहा था। एक आगे एक पीछे, खामोशी ही इकलौती धुन थी। मुश्किल से स्कूल के गेट से बाहर निकले थे कि मुसीबत खड़ी हुई। 3 लड़के, जीन्स पहने, मुंह में सिगरेट, रास्ता रोककर खड़े। उनका सरगना हाथ मलता हुआ चेनू के पास आया। छोटी लड़की, स्कूल छूट गया, हम तुम्हें बहुत देर से वेट कर रहे थे, चल हमारे साथ थोड़ी देर ग्राउंड में खेलते हैं। चेनू डर गई, एकदम सहम गई, चेहरा पीला पड़ गया। बिना सोचे पीछे हटी और लगभग मुझसे टकरा गई। मैंने उसे पकड़कर अपने पीछे खड़ा कर दिया और उन बदमाशों के बीच आ गया। गंभीर चेहरे से बोला, निकलो यहाँ से। 2 बदमाश गालियां देते हुए आगे बढ़े। हमारा सरदार इस लड़की पर नजर रखता है, ये इसकी किस्मत है, जल्दी हट यहाँ से। मैंने धीरज से कहा, आखिरी बार कह रहा हूँ, निकलो। वो बोले, तू कौन होता है, किनारे हट जा। बस फिर क्या था, एक बदमाश ने गाली देते हुए मुझ पर मुक्का फेंका। मैं एक कदम हटकर बच गया। उसी गति में उसका हाथ पकड़ लिया, दूसरे हाथ से अपना फोन मजबूती से थामा और उसकी नाक पर पूरी ताकत से मारा। एक चीख के साथ वो सीधा नीचे बैठ गया। बच्चे दोनों ये देखकर डर गए, धमकी देते हुए बोले, देख लेना, और अपने घायल साथी को उठाकर भाग निकले। मैंने गहरी सांस ली। चेनू, जो अभी भी डरी हुई कांप रही थी, उसकी कलाई पकड़ी और हम चल दिए। रिहायशी इलाके तक पहुंचे। मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। पूछा, इतने दिन बाहर क्यों नहीं निकली? गेट पर वही लोग थे ना? उसने सिर नहीं उठाया, घबराकर कपड़े के किनारे से खेल रही थी। धीरे से नाक से हूं क्या, मैंने कहा। अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझे सीधे बता देना। तुम अकेले ऐसे सिमटकर रहने से क्या होगा? वो फुसफुसाई। ठीक है, मैंने कहा, छे जल्दी ऊपर जाओ। उसने धीमे से कहा, थैंक यू। मैंने मुंह फेर लिया और बिना पीछे देखे बड़े बड़े कदमों से बाहर निकल गया। लगा जैसे मेरी पीठ पर बहुत देर तक नजरें टिकी रहीं, शायद उस दिन के डर की वजह से। अगले 2 दिनों में चेनू बदल गई। पहले वो अकेली आगे चलती थी, जानबूझकर दूरी बनाकर, लेकिन अब मेरे बिल्कुल करीब चलने लगी। कभी कोई लड़का उसे ज्यादा देखता तो बिना सोचे और करीब आ जाती। ये बदलाव अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। आखिर मैंने चैन आंटी से उस वादा किया था कि जब तक वो सलामत घर नहीं पहुंचती, अकेला नहीं छोड़ूंगा। बातें अभी भी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन पहले वाला तनाव काफी कम हो गया था। सोच रहा था कि इस हफ्ते के बाद मैनेजर से कहकर दिन की शिफ्ट ले लूंगा। रात की शिफ्ट भले ही ज्यादा पैसे देती, लेकिन लगातार उल्टे सीधे टाइम में काम करना भारी पड़ने लगा था। रविवार रात को जब आखिरी रात की शिफ्ट के लिए तैयार हो रहा था, फोन बजा। चैन आंटी का मैसेज, जियाऊ, आंटी वापस आ गई है। इन दिनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत मेहनत की। कल रात खाने पर आ जाना, आंटी कुछ अच्छा बनाएगी। स्क्रीन पर देखा, उंगलियां कीपैड पर टिकी रहीं। पहला ख्याल था मना कर दूं, अलग रहने लगा था, वहां खाने का क्या मतलब। थोड़ी शर्म भी थी, लेकिन सोचा 2000 तो ले लिए, काम भी कर दिया। शिष्टाचार के तौर पर एक बार जाकर सलाम करना ठीक रहेगा। साथ ही बहुत दिनों से ढंग का खाना भी नहीं खाया था। आखिर में हाँ कर दी। सोमवार रात तय वक्त पर चैन आंटी के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो मैं लगभग पहचान ही नहीं पाया।
चैन आंटी ने बैंगनी रंग का सिल्क का कपड़ा पहन रखा था, हल्का सा मेकअप, एक झलक में थोड़ा दंग रह गया, गला बिना सोचे हिल गया। तब तक आंटी ने मुस्कुराकर अंदर बुलाया, आओ बेटा बैठो। संभल कर लिविंग रूम में गया, वहां चेनू को देखकर फिर चौंका। स्कूल यूनिफॉर्म या घर के कपड़े नहीं, बल्कि एक सफेद ड्रेस पहनी थी, बाल ध्यान से बनाए कंधों पर गिर रहे थे। वो हमेशा की चुभने वाली नहीं, बल्कि ताजी और जवानी से भरपूर लग रही थी। उसने मुझ पर एक नजर डाली, फिर जल्दी से सिर झुका लिया, उंगलियां अनाड़ीपन से गोद पर टिकी, कान हल्के लाल। खाने की मेज पर माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन जितना सोचा था उससे बेहतर। चेनू चुपचाप खा रही थी, पहले की तरह मुंह नहीं फुला रही थी या घिन से नहीं देख रही थी। आंटी बार बार खाना परोस रही थी, मेरे भविष्य के बारे में पूछ रही थी, वापस साथ रहने और पढ़ाई जारी रखने के लिए मना रही थी। जियाऊ, वापस यहीं रह ले, आंटी स्कूल से बात करेगी, तू पढ़ना चाहेगा? धीरे से समझा रही थी। तू अभी बहुत छोटा है, ऐसे काम करते करते हमेशा नहीं चलेगा। मैं चावल के दानों से खेलते हुए हाँ नहीं कर रहा था। आपने बहुत मेहरबानी की आंटी, मैं अब ठीक हूँ, स्कूल का रास्ता मेरे बस का नहीं है। तो फिर तेरा क्या इरादा है? पहले काम करूंगा, थोड़े पैसे बचाऊंगा। मैंने रुककर आधा झूठ बोला, फिर देखूंगा, कोई छोटी मोटी दुकान खोल लूंगा। चैन आंटी ने मेरी तरफ देखा, आखिर में बस हल्की सी सांस ली, जोर नहीं किया। एक और प्लेट में खाना डालते हुए बोली, तो कम से कम खाने पर तो आता रहा कर, ठीक है? चेनू का भी साथ हो जाएगा, वो भी अकेले बोर होती है। मैंने सिर हिला दिया। ये खाना ऊपर से शांत था, लेकिन अंदर कई बातों के दबाव में खत्म हुआ। मैंने केटीवी वाली नौकरी छोड़ दी। एक रात की शिफ्ट में बहुत शोर था। जब मैं फलों की ट्रे लेकर उस वीआईपी रूम में घुसा, उम्मीद नहीं थी कि वहां वही 3 बदमाश मिलेंगे। उन्होंने भी पहचान लिया। वो सरगना, जिसकी नाक पर अभी भी पट्टी लगी थी, मुझे देखकर पहले चौंका, फिर शराब की बोतल फेंककर खड़ा हो गया, उंगली उठाकर चिल्लाया, तू ही था। दिल बैठ गया, जान गया कि आज रात खराब होने वाली है। इससे पहले कि बाहर निकलता, उन लोगों ने बियर की पेटी जानबूझकर फर्श पर पटक दी, कांच और शराब बिखर गई। मैनेजर ने मुझे अंदर साफ करने भेजा। वो ससगना सोफे पर लेटा हुआ उकसाने वाली मुस्कान दे रहा था। मैंने गुस्सा पी लिया, सिर झुकाकर गंदगी साफ करने लगा। जैसे ही झुका, किसी ने जोर से पीठ पर पैर रख दिया। पिछली बहुत अच्छा लड़ता था ना। मैं फट से उठा, हाथ में टूटी बोतल का टुकड़ा था, घुमा दिया। रूम अफरातफरी में बदल गया, सब एक साथ टूट पड़े। मुक्के लात, बारिश की तरह, मेरी आंखें लाल, किसी की परवाह नहीं, बस वो सरगना उसे पीटे जा रहा था। पता नहीं कब तक। सिक्योरिटी आई, जबरदस्ती अलग किया। मैं फर्श पर गिर पड़ा। सरगना फर्श पर पड़ा करा रहा था। पूरा कमरा तबाह, स्क्रीन टूटी, टेबल पलटी। बाद में मैनेजर ने अपने ऑफिस में बुलाया। चेहरा गंभीर, डांटा नहीं, बहुत देर चुपचाप देखता रहा। फिर ड्रॉवर से एक मोटा लिफाफा निकालकर सामने रखा, अंदर नए नोटों की 2 गड्डियां। बोला, ये तुम्हारा हक है, ये साफ है, लेकिन मेरे लिए बहुत बुरा असर डालता है। पैसे लो और यहां से निकल जाओ, कहीं और चले जाओ, कोई अच्छा काम ढूंढो। लिफाफा दबाया, कम से कम 30,000 थे, मेरी कई महीनों की सैलरी से ज्यादा। कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। छोटे से किराए के कमरे में लौटा, बिस्तर पर गिरा तो दर्द से करा उठा। काफी देर आराम करने के बाद मुश्किल से उठकर लिफाफा गिना। उसमें पुरानी बचत और चैन आंटी के 2,000 भी मिला दिए। कुल 40,000 से कुछ ज्यादा। हाथ में मोटी गड्डी थी जो बहुत भारी लग रही थी। बदन पर चोटें अभी दर्द कर रही थी, लेकिन पहली बार दिमाग बिल्कुल साफ था। ये पैसे शायद दीदी को ढूंढने के लिए काफी थे। फैसला किया, जैसे ही ठीक होऊंगा निकल जाऊंगा। उन दिनों ठीक होते हुए चैन आंटी ने कई बार खाने पर बुलाया। फोन पर उनकी आवाज हर बार और चिंतित हो रही थी। डर था कि कहीं कुछ पता ना लगा ले, इसलिए तरह तरह के बहाने बनाकर मना कर दिया। एक दिन फोन पर सच में नाराज हो गई। जियाऊ, क्या तू मुझे अपनी आंटी नहीं समझता? खाने पर आना इतना मुश्किल है? मजबूर हो गया। जाने से पहले खुद को पूरी तरह छुपा लिया। काला हुडी, ढीली लंबी पैंट, हुड खींच लिया ताकि कोई चोट या पट्टी दिखे नहीं। घर पहुंचा, चैन आंटी खाना बना रही थी। नई टीवी का डिब्बा फर्श पर पड़ा था। किचन से एप्रन पहने बोली, जियाऊ बिल्कुल सही वक्त पर आया, मेरी मदद कर, ये टीवी उठाकर स्टैंड पर रख दे। दिल धड़कने लगा। आम दिनों में ये वजन कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी हर कदम पर थकान और दर्द बेहाल कर रहे थे। जख्म मोटे हुडी के अंदर छुपे थे, लेकिन ठंडे पसीने में भिगो चुके थे। मना नहीं कर सकता था, इसलिए दांत भींचकर आंटी के साथ भारी टीवी उठा लिया। उसी पल पेट में खिंचाव, जैसे गर्म लोहा चिपक गया हो। टीवी लगभग गिर ही गया। किस्मत से आंटी ने रख दिया और जल्दी से किचन में लौट गई। मेरी हालत पर ध्यान नहीं दिया। दीवार के सहारे खड़ा होकर सांस ले रहा था, माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें। आंखें उठाई तो देखा चेनू, पता नहीं कब अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे घूर रही थी। उसकी नजर मेरी पीठ पर थी, निचली पीठ के उस हिस्से पर जहां एक धब्बा धीरे धीरे फैल रहा था। खून का धब्बा। घबरा गया, बिना सोचे बाजू से ढकने की कोशिश की, लेकिन वो सीधे मेरे पास आई, एक शब्द नहीं बोली। मेरी कलाई पकड़ ली। मैं अवाक रह गया। उसे अपने कमरे में ले जाने दिया, जहां हल्की सी खुशबू आ रही थी। एक हाथ से दरवाजा बंद किया, अलमारी के नीचे से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और बोली, तुम फिर से किसी से लड़े? आवाज बहुत धीमी थी।
उसमें एक पेचीदा भावना, जैसे डांट भी रही हो और कुछ और भी। बिस्तर की तरफ इशारा किया, बैठो। मैं खड़ा रहा, डर रहा था कि खून उसकी साफ चादरों पर लग जाएगा। सख्त लहजे में फिर बोली, बैठो। कोई इंकार की गुंजाइश नहीं। हाथ बढ़ाकर बिस्तर के किनारे बैठा दिया। बॉक्स खोला, आयोडीन, कैंची, पट्टी निकाली। हाथ थोड़े अनाड़ी लेकिन बेहद सावधान। जैसे ही टी शर्ट का किनारा उठाया, हौंफ उठी। कपड़ा जख्म से चिपक गया था, धीरे से अलग करना पड़ा। उस भयानक घाव को देखकर उसकी भौहें तन गईं। इतनी एकाग्रता से देख रही थी, मानो कोई बड़ा काम कर रही हो। मैं नीचे देख रहा था। उसका साइड प्रोफाइल बहुत करीब, लंबी पलकें हिल रही थी, बहुत धीरे सांस ले रही थी, जैसे मुझे तकलीफ देने से डर रही हो। सच कहूं तो चेनू वाकई खूबसूरत थी। उसकी त्वचा इतनी गोरी कि लगभग पारदर्शी, और इस वक्त उसका ये ध्यान से काम करने वाला, सहानुभूति भरा अंदाज उसके पुराने जिद्दी, चुभने वाले स्वभाव से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा था। एक पल के लिए खो गया। साफ सफाई की दवा लगाई, पट्टी बांध दी, पूरे वक्त एक शब्द नहीं। काम खत्म करके सिर उठाया, गालों पर 2 साफ लालियां। मेरी तरफ देखने की बजाय नजर हटा ली। आवाज मच्छर की भनभनाहट जैसी धीमी, तुम वादा कर सकते हो कि अब और नहीं लड़ोगे? थोड़ी देर दंग रहा, फिर मुश्किल से गले से 3 शब्द निकाले, कोशिश करूंगा, लेकिन कागज आग को छुपा नहीं सकता। खाने के दौरान बहुत धीरे और सावधानी से चबा रहा था ताकि चेहरे के जख्मों को हरकत ना आए। चैन आंटी को जल्दी कुछ गड़बड़ लगी और आखिर सब पता लगा लिया। मैंने झूठ बोला कि रात को चलते हुए गिर गया। आंटी ने कुछ सेकंड घूरा, फिर सांस ली, स्वर में दुख और डांट दोनों। बेटा, तू हमेशा इतना लापरवाह रहता है, अकेला रहता है, अपना ख्याल रखना भी नहीं जानता। इस बार जिद मत करना, यहीं रह जब तक तेरे जख्म पूरे नहीं भर जाते। मैं मना करने ही वाला था कि इस बार सच में नाराज हो गई। लहजे में कोई बहस की गुंजाइश नहीं, इस पर कोई बात नहीं। अगर तू आज भी मुझे अपनी आंटी मानता है तो मान ले। उनकी गंभीर, चिंतित आंखें देखकर मुंह पर आते शब्द लौट गए। सिर हिला दिया। मेरा पुराना कमरा अभी भी मेरे लिए रखा हुआ था, साफ सुथरा, बिस्तर की चादरें फूली हुई, धूप की खुशबू। ये रिकवरी का वक्त मेरी जिंदगी में अजीब और मुलायम दौर बन गया। चैन आंटी रोज कोई पौष्टिक सूप बनाती, चिकन, मछली, हड्डियां, हर दिन कुछ नया। तभी संतुष्ट होती जब मुझे पीते देखती। और चेनू ने खुद ही मेरी पट्टी बदलने की जिम्मेदारी ले ली। रोज ठीक वक्त पर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती। हरकतें दिन ब दिन चालाक और नरम होती जा रही थीं। आयोडीन में डूबी रुई सावधानी से साफ करती, हल्के से फुलाए होठों से धीरे धीरे फूंक मारती। ठंडी हवा त्वचा को छूती, थोड़ा दर्द कम करती, लेकिन बदले में अजीब सी गुदगुदी पैदा कर देती। उसे क्या हो गया था समझ नहीं आता था, जैसे स्वभाव ही बदल गया। मेरे साथ ठंडापन नहीं रहा। काम हो या ना हो, मेरे कमरे में आ जाती। कभी किताबें लेकर जिद करती कि सुनाओ। मुझे समझ नहीं आता था कि इतनी बड़ी होकर बच्चों जैसी हरकतें कैसे करती है। कभी जंगली फूल लाती, फूलदान ढूंढती, अनाड़ीपन से सजाती, फिर पूछती कि किस कोने में अच्छा लग रहा है। कभी बस अंदर आकर कहती, आज बहुत अच्छी धूप है, तुम्हारी रजाई निकालकर हवा लगा देती हूँ, और रजाई लेकर भाग जाती। मुझे अकेला छोड़कर बेवकूफ़ों की तरह खिड़की से बाहर देखता रहता। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पास रहती। फिर ज़्यादा बोलती नहीं, बस चुपचाप बैठी रहती। बीच बीच में छुपकर देखती, और हर बार जब मैं उसकी तरफ देखता तुरंत नज़र फेर लेती, चेहरा लाल, और नाटक करती कि हाथ में कुछ कर रही है। शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे गर्मजोशी भरा दौर था, बिना किसी चौकसी के, बिना लड़ाई के, बस खाना, दवा, सोना और चेनू के प्यारे अनाड़ी कामों से निपटना। बहुतों के लिए ये सामान्य बात होगी, उबाऊ भी, लेकिन मेरे लिए ये वो गर्मजोशी थी जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही जख्म पूरी तरह भरा, मैंने जाने का फैसला किया। उस सुबह झूठ बोला कि नई नौकरी मिल गई, जिसमें खाना और रहना दोनों। चैन आंटी से विदा ली। वो मानती तो नहीं थी, लेकिन नौकरी अच्छी सुनकर थोड़ा मान गई। ढेर सारी नसीहतें दी। जब बाहर निकल रहा था, चेनू ने दरवाजे तक छोड़ा, सिर झुकाए धीमी आवाज में बोली, अपना ख्याल रखना, वक्त मिले तो खाने पर आ जाया करना। फिर जल्दी से सिर उठाकर मेरी तरफ देखा, आंखों में डर, लोगों से मत लड़ना। दिल के एक छोटे हिस्से में हलचल हुई, लेकिन चेहरे पर भावना नहीं दिखाई। बस हूं कहकर मुंह घुमाया और सीढ़ियां उतर गया। जान जोखिम में डालकर कमाए 40,000 कसकर पकड़े। एक भीड़भाड़ वाले चौराहे पर खड़ा था। पहली बार लक्ष्य की दूरी और अनिश्चितता महसूस हुई। दुनिया इतनी बड़ी, ढूंढूं कहाँ? ध्यान से सोचने पर इस बारे में जानने वाला शायद सिर्फ मेरा पिता था। जेल में मिलने का फॉर्म भरवाना जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। मोटे शीशे के पार देखा, पिता को लाया जा रहा था। बहुत दुबले हो गए, पीठ झुकी, कनपटी के बाल सफेद, चेहरे पर थकान और कमजोरी। जेल के दिन आसान नहीं थे। मुझे देखकर उनकी धुंधली आंखों में हैरानी चमकी। फोन उठाए, अजीब तनावपूर्ण खामोशी। मैंने कहा, मैं कुछ पूछने आया हूँ। पड़ोस वाली दीदी, वो लोग कहाँ शिफ्ट हुए? याद है? एक पल अकबका गए, जैसे उम्मीद नहीं थी। एक पेचीदा भावना से देखा, फिर सांस ली। लगता है पड़ोसी प्रांत में चले गए थे। पक्का पता नहीं, किसी से सुना था कि वहां उनके रिश्तेदार हैं। बड़ा इलाका था, लेकिन कम से कम एक दिशा मिल गई। उसके बाद कुछ सामान्य बातें हुई,
जाने से पहले उनके खाते में थोड़े पैसे छोड़े, ज़्यादा नहीं, मेरी तरफ से आखिरी एहसान। जाने से पहले खास तौर पर सलून गया, चमकीले पीले बालों को काला करवाया, 2 नए कपड़े खरीदे, सादी टी शर्ट और पैंट। होटल के छोटे शीशे में उस काले सीधे बालों वाले शख्स को देखा, साधारण कपड़े, कुछ हद तक मजबूत, थोड़ा अजनबी, सच में भले इंसान जैसा लग रहा था। पिता से मिली दिशा का पीछा करते हुए बस में बैठकर शहर की तरफ चल पड़ा। किस्मत इतनी बुरी नहीं थी। काउंटर के चक्कर लगाए, 2 दिन पूछताछ की, आखिर सुराग मिल गया। उनका परिवार कुछ साल पहले यहाँ आ गया था, एक रिहायशी इलाके में। सबसे ज्यादा सोच में डालने वाली बात एक पड़ोसी की बेमतलब सी टिप्पणी थी। अरे, तुम बात कर रहे हो लिन परिवार की बड़ी बेटी की, वो तो बहुत पहले शादी कर चुकी है, उसके बच्चे अब सोया सॉस लाने जाने लगे हैं। ये खबर दिल पर पत्थर की तरह गिरी। सन्नाटा, कोई स्वाद समझ नहीं आ रहा था। रात को सस्ते होटल में बिस्तर पर बैठा, छत के पानी के दाग देख रहा था, दिमाग अस्त व्यस्त। ढूंढ लिया, अब आगे क्या? भाकर जाकर कहूं मैं वही बच्चा हूं, या पूछूं वो खेल याद है? बिल्कुल बेतुका। वो शुरू से ही गलती थी, ना शुरू होनी चाहिए थी, ना मुझे जारी रखनी चाहिए थी। लेकिन इतना दूर आ गया, एक बार देखे बिना लौटा तो लगेगा सब बेकार किया। चलो बस एक झलक, अपने आप को इतने सालों का हिसाब देने के लिए। अगले दिन उस रिहायशी इलाके पहुंचा। साधारण सा लेकिन साफ सुथरा। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। सड़क के पार एक पेड़ की छांव में छुपकर बैठ गया। सुबह से दोपहर, सूरज सिर पर आ गया, तब आखिर वो दिखी। 3-4 साल की छोटी बच्ची का हाथ पकड़े धीरे धीरे इलाके से बाहर निकल रही थी। मेरे दिमाग की तस्वीर से बिल्कुल अलग। साधारण घर की ड्रेस, बाल बेतरतीब बंधे, लेकिन चेहरे पर बहुत मुलायम मुस्कान। ध्यान से बच्ची की बातें सुन रही थी। सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी। बहुत शांत, बहुत खुश, दूर से देखता रहा। बच्ची के साथ हरे भरे हिस्से में खेल रही हैं, फिर धीरे धीरे वापस जा रही हैं, जब तक उनकी परछाई गेट में गायब नहीं हो गई। दिल पर इतने सालों का पत्थर अचानक ढीला पड़ा, चुपचाप लुढ़क गया। ना वो जोश था जो सोचा था, ना गुस्सा, बस अजीब सा खालीपन और राहत। देख लिया, बस इतना ही था। गहरी सांस ली और बस स्टॉप की तरफ मुड़ गया। अब घर लौटना चाहिए। चैन आंटी के घर लौटा। दरवाजा खोला तो माँ बेटी दोनों सन। आंटी ऊपर से नीचे मुआयना कर रही थी, आंखों में हैरानी और संतोष। चेनू जैसे खोई हुई, गाल हल्के लाल, अनजाने में होंठ काट लिए। वो पीले बालों वाला चुभने वाला लड़का जा चुका था। शीशे में सीधे काले बाल, सादी टी शर्ट और पैंट। मुझे भी वो अजनबी लग रहा था। बचे पैसों का हिसाब लगा रहा था। छोटा कारोबार शुरू करूं या कुछ और? तभी चैन आंटी बोली, जियाऊ आंटी की सुन, वापस स्कूल जा। कम से कम हाई स्कूल तो खत्म कर, डिप्लोमा ले ले, यही सही रास्ता है। माथे पर बल डालते हुए अंदर ही अंदर उलझन। पुरानी बेकार किताबों के पास लौटना लड़ाई से भी ज्यादा थकाने वाला था। तभी अचानक चेनू भी पास आकर धीरे से बोली, वापस स्कूल जाओ। चमकती आंखों से मुझे देखा, थोड़ी उम्मीद के साथ। दोनों को देखकर सोचा, शायद कोशिश करना इतना बुरा नहीं होगा। सांस ली, सिर हिला दिया। ठीक है, आप लोग जैसा कहो। चेनू की आंखें तुरंत जगमगा उठी, होठों के कोने बिना रुके ऊपर उठ गए, पूरी तरह खिल गई। तो मैं फिर से स्कूल लौट आया। रोज किताबों से सिर फोड़ना, सुबह जाना, शाम को वापस, लेकिन पहले से बिल्कुल अलग। अब स्कूल आते जाते चेनू आगे नहीं चलती थी, बल्कि मेरे बगल में, इतनी करीब कि बाजू कभी कभी छू जाते। क्लास में कभी लगता कोई देख रहा है, सिर घुमाता तो पाता वही है। बिना वजह मुस्कुरा रही, आंखों में चमक। धीमी आवाज में कहता, क्या देख रही हो पगली, और माथे पर उंगली से हल्का सा मारता। तुरंत होश में आती, गाल लाल। शर्म और चिढ़ से बाजू पर मुक्का मारती, जोर से नहीं, जैसे गुदगुदी। बोलती, तेरा कोई बाप नहीं है, और जल्दी से मुंह घुमाकर किताब पढ़ने का नाटक करती। एक छुट्टी के दिन चेनू हिचकिचाते हुए पास आई। पूछा कि बाहर घूमने चलूंगा क्या। पहली बार किसी लड़की ने मुझे बाहर जाने को कहा था। अजीब सी अनुभूति, बयान नहीं कर सकता। वैसे भी करने को कुछ नहीं था, हाँ कर दी। सुबह भर अपने कमरे में सजती धजती रही। बाहर निकली तो एक पल चकाचौंध, सादी स्किन कलर ड्रेस, ध्यान से बनाए बाल, शर्मीली लेकिन उम्मीद भरी मुस्कान। तुरंत हाथ पकड़ा, चलो चलो, क्या देख रहे हो। सच कहूं, किसी लड़की के साथ शॉपिंग जिंदगी की सबसे थकाने वाली चीज थी। चेनू की ऊर्जा डरावनी, एक दुकान से दूसरी, ऊपर से जिद की बिल्कुल चिपका रहूं और राय दूं। बस कहीं लेटना चाहता था। आखिर खाने का वक्त हुआ। स्ट्रॉ चूसते हुए बोली, दोपहर बाद कहाँ चलना है। अवाक, पहले छुट्टी में लड़ाई करता था या साइबर कैफे में बैठता, कहाँ जाता था, लेकिन उसे सिगरेट के धुएं वाले साइबर कैफे में तो नहीं ले जा सकता। तभी सड़क पर एक्वेरियम का विज्ञापन याद आया, चमकीला नीला, कुछ नया। खुद भी कभी नहीं गया था, एक्वेरियम गए। बिल्कुल विज्ञापन जैसा, बड़ा और खूबसूरत। नीली रोशनी पानी की लहरों में झूल रही, तरह तरह की मछलियां तैर रही। चेनू को यकीन नहीं हो रहा था। उत्तेजना में कलाई पकड़कर एक टैंक से दूसरे तक दौड़ती रही। डॉल्फिन शो के दौरान भी बातें करती रही, लेकिन लगातार महसूस हो रहा था कि कोई देख रहा है। सिर घुमाया, वही बेवकूफों जैसी मुस्कान। इतना क्यों देख रही हो। मुस्कुराते, आंखें मिचकाते बोली, तुझे नहीं बताना। फिर करीब आकर धीमे से, आज रात मेरे साथ एक और फिल्म देखने चलोगे।
प्लीज़ ठीक है। उसने रोमांटिक फिल्म चुनी। मुझे इंतु मैं वाली फिल्मों से कोई दिलचस्पी नहीं। थोड़ी ही देर में सीट के सहारे लेटकर सो गया। नींद में हाथ के पीछे कुछ गर्म और मुलायम छूता महसूस हुआ। आंख खोली तो चेनू का हाथ धीरे से मेरे हाथ पर, सिर बगल में घुमाए, उसी अंदाज में देख रही थी। आंखें एक्वेरियम की सबसे साफ लहरों जैसी चमक रहीं। हवा अचानक घनी हो गई, आसपास की आवाजें धुंधली। गाल लाल, पलकें झपकाईं, अचानक हिम्मत जुटाई, फिर तुरंत पीछे हट गई। कानों की लालिमा घबराहट छुपा नहीं पा रही थी। बिल्कुल अवाक, उस गर्म नम एहसास को होठों पर महसूस कर रहा था, जैसे कोई दिल को गुदगुदा रहा हो। अजीब सी, थोड़ी अद्भुत अनुभूति। इलाके के पास वाले पार्क में पहुंचे तो उसने अचानक बेंच पर बैठा लिया, सिर झुकाए, आवाज मच्छर जैसी धीमी। मुझे माफ कर देना, मैंने उस वक्त सही नहीं किया था। किस लिए? स्कूल में जब तुम्हारे पिता के बारे में कहा था, बहुत बुरी थी उस दिन। पछतावा भरी आवाज, अजीबता महसूस हुई। बाल खुजलाते हुए कहा, उस बात ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया था, तुम्हें चोट पहुंचाने ही वाला था। बाद में सोचा तो लगा, उस वक्त पूरा बेवकूफ था। कोई बात नहीं, बहादुर बनकर चेहरा फेर लिया। बहुत पहले भूल चुका हूं। लगा जैसे थोड़ी हल्की हो गई। सोचा भी नहीं था कि चेनू कोई राज नहीं रख सकती। कुछ ही दिनों में सब अपनी माँ को बता दिया। चैन आंटी ने मुझे खास तौर पर लिविंग रूम में बुलाया। चेहरा गंभीर, मैं बहुत घबराया। सोचा डांट पड़ेगी, लेकिन उन्होंने सांस ली और असामान्य रूप से नरम लहजे में कहा, जियाऊ, आंटी पुराने ख्यालों वाली नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। सच में खुशी। अवाक यकीन नहीं हुआ। थोड़ा सख्त होकर बोली, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा काम अभी पढ़ाई है। वादा करो कि अच्छे से पढ़ोगे, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की पूरी कोशिश करोगे, तभी भविष्य में चेनू को अच्छी जिंदगी दे पाओगे। समझे? उनकी उम्मीद और भरोसे से भरी आंखें देखी, सिर हिला दिया। अब तो चेनू और भी ज्यादा हुकूमत चलाने लगी। स्कूल के बाद वक्त पर घर लौटना लाजमी। किसी दूसरी लड़की से एक शब्द भी ज्यादा बोल दो तो होंठ ऐसे फूल जाते जैसे तेल की बोतल लटका दी हो। सबसे बड़ी बात, पढ़ाई। मेरे पीछे पड़ जाती, रोज जान निकाल देती, सवाल हल करवाती, शब्द याद करवाती, मुझसे भी ज्यादा मेरी फिक्र करती। पढ़ाई के अलावा सब कुछ नष्ट कर सकता था, लेकिन यह पढ़ाई सच में जान ले रही थी। इस मीठी यातना के बीच दिन तेजी से बीते। 2 साल पलक झपकते गुजर गए। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के नतीजे आए। मेरा एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया और चेनू ने सबकी उम्मीदों के उलट मेरे कॉलेज के पास ही एक साधारण कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जिस दिन एडमिशन लेटर आया, खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। 18 पूरे होने के थोड़े बाद एक सूट बूट पहने आदमी ब्रीफकेस लिए मुझसे मिला। बोला वो वकील है। बताया कि मेरी जन्म देने वाली माँ चल बसी। मरने से पहले कहा कि मुझसे मिलने का मुंह नहीं रखती, लेकिन अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर गई। उम्मीद थी कि मैं अच्छे से रहूं। उस माँ की याद में बस पीठ की एक धुंधली तस्वीर और पैसे लेकर भागने का लेबल। दिल में अनकही अनुभूति के अलावा कोई गम नहीं था। वकील ने कागजात दिए, साइन करने को कहे। मना करने ही वाला था, लेकिन प्रॉपर्टी लिस्ट पर शून्यों की लंबी कतार देखी, हाथ रुक गया। आखिर अपने नाम पर साइन कर दिए। एडमिशन लेटर आने के बाद चैन आंटी मुझे खास तौर पर जेल ले गई, पिता से मिलने। शीशे के पार जब सुना कि सच में दाखिला हो गया, उनकी धुंधली आंखों में चमक आ गई। होंठ कांपे, कई बार अच्छा अच्छा कहा। झुर्रियां जैसे थोड़ी कम हो गईं। इन सालों में सिर्फ हम ही नहीं बदले थे। रात को घर लौटा, चैन आंटी ने मेज पर ढेर सारे पकवान सजा रखे थे, गर्मा गर्म, खुशबूदार। चेनू बगल में बैठी, मेज के नीचे चुपके से मेरा हाथ पकड़ रखा था। उंगलियां गर्म, रोशनी में उनकी मुस्कान देखकर पहली बार लगा कि परिवार शब्द का कोई गर्म, ठोस मतलब होता है। एंट्रेंस के बाद की लंबी छुट्टियों में चेनू और मैं एक टूर पर गए, दाली और लिजियांग। जहां ठहरे वहां छोटा बगीचा, फूल और घास, रात को ढेर सारे तारे। एक रात नाइट मार्केट छानकर थककर लौटे। नहाकर बिस्तर पर गिरे, आदत से हाथ बढ़ाया, उसे अपनी बाहों में खींच लिया। साबुन की ताजा खुशबू, मुलायम बाल ठोड़ी को छू रहे। कमरा शांत, बस सांसों की आवाज। अचानक बाहों में करवट बदलकर सीधे सामने आ गई। अंधेरे में गर्म सांसें गालों को छू रहीं, आंखें चमक रहीं। खुद पर काबू नहीं रहा, झुककर किस कर लिया। एक पल सन, फिर आंखें बंद कर लीं। जब रुकने ही वाला था, अचानक बाहें बढ़ाकर गले को कसकर जकड़ लिया, जाने नहीं दिया। गर्म चेहरा गर्दन में छुपाया, कान में फुसफुसाई, जारी रखो। उस रात दोनों ने एक दूसरे को वो सबसे मुलायम, सबसे गर्म चीजें दे दी। सुबह सूरज की रोशनी पर्दों की दरारों से छनकर आ रही थी, हवा में चमकते धब्बे। बहुत पहले उठकर करवट लेकर देख रहा था, गहरी नींद में पलकें धीरे हिलती। माथे से बालों का एक लट हटाया, दिल अजीब सी अतुलनीय खुशी से भर गया। फिर तुरंत डर की लहर। अगर वो दोपहर ना होती, अगर पिता ने जबरदस्ती चैन आंटी के घर ना पहुंचाया होता, तो अभी कहाँ होता? शायद किसी अंधेरे साइबर कैफे में, या किसी गंदी जगह से रुपयों के लिए लड़ रहा होता। बेजड़ पत्ते की तरह, हमेशा ढूंढता, हमेशा खोता। वो और चैन आंटी ही थी जिन्होंने उस गंदे रास्ते से बाहर निकाला। एक छत दी जिसे घर कह सकता था, बिना शर्त का भरोसा और गर्मी दी, जिसने लगभग बर्बाद जिंदगी को रास्ता दिखाया। भविष्य से झांकती रोशनी भी दिख रही थी। धीरे से सांस ली उसे और कसकर बाहों में भर लिया। बेहोशी में कुछ बुदबुदाई,
अपने आप सिमटकर और अच्छी तरह सो गई। कॉलेज के 4 साल उंगलियों से रेत की तरह फिसले। चेनू और मैं उसी शहर में रहे। उसके अच्छे नंबर थे। मास्टर्स के लिए उसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया। मैंने उस अप्रत्याशित विरासत और उसकी सख्त निगरानी की बदौलत किसी तरह ग्रेजुएशन किया। फिर कुछ क्लासमेट्स के साथ छोटी कंपनी शुरू की। अच्छा चल निकला। ग्रेजुएशन के 1 साल बाद चेनू को शादी का प्रस्ताव रखा। कोई बड़ा शो नहीं, उसी घर में जहां पहली बार साथ खाना खाया था। एक घुटने पर बैठा, अंगूठी थामे। शब्द निकलने ही वाले थे कि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो रो भी रही थी और हंस भी रही थी। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और जोर जोर से सिर हिलाते हुए हाँ कहा। मैंने कांपते हाथों से उसे अंगूठी पहनाई। चैन आंटी एक तरफ खड़ी आंसू पोंछ रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक बहुत गहरी चमक और एक सुकून था। उसी साल पापा की सजा भी पूरी हो गई और वो जेल से रिहा हो गए। मैं उन्हें लेने गया। उन्होंने वही पुराने ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे जो वो जेल में पहनते थे। हाथ में एक पुराना सा झोला था। जेल के मेन गेट पर खड़े होकर वो बाहर की भीड़ और ट्रैफिक को बड़ी अजीब और घबराई हुई नजरों से देख रहे थे। जेल के उन सालों ने उनकी सारी अकड़ और बची खुची ताकत खत्म कर दी थी। उनकी पीठ थोड़ी और झुक गई थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी शर्म और थकान थी जो मैंने अपने बचपन में कभी नहीं देखी थी। मुझे देखते ही उनके मुंह से मेरा नाम निकलने को हुआ, लेकिन वो हिचकिचा गए। शायद उन्हें लगा कि मैं अब भी उनसे नफरत करता हूं। मैंने आगे बढ़कर उनके हाथ से झोला ले लिया और बस इतना कहा, पापा चलें। वो एक पल के लिए चौंके, फिर उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने बिना कुछ बोले बस बार बार सिर हिलाया। मैंने उनके लिए उसी रिहायशी इलाके के पास एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया जहां मैं और चेनू रहते थे। दिन बड़े आराम से और सुकून से बीत रहे थे। पापा को पास ही एक सोसाइटी में गार्ड की नौकरी मिल गई और वो बड़ी लगन से काम करने लगे। रोज सुबह खुशी खुशी तैयार होकर निकल जाते। कहते थे कि ये नौकरी अच्छी है, लोगों से मिलना जुलना लगा रहता है और दिमाग शांत रहता है। चेनू और मैं अपने अपने काम और पढ़ाई में बिजी थे। तय हुआ था कि अगले साल जब उसकी मास्टर्स पूरी हो जाएगी तो हम बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे। एक शाम मैं बालकनी के दरवाजे के सहारे खड़ा था। अंदर डाइनिंग टेबल पर चेनू और चैन आंटी किसी बात पर जोर जोर से हंस रही थीं और पापा सोफे पर बैठे चाय पीते हुए मुस्कुरा रहे थे। मैं चुपचाप उन्हें देख रहा था। सोच रहा था कि मैं, जो कभी अंधेरे में कैद किसी आवारा जानवर की तरह था, जो पूरी दुनिया से लड़ता रहता था और सोचता था कि मेरी जिंदगी बस इसी गंदगी में कट जाएगी, आज कहाँ आ गया हूँ। अगर चैन आंटी और चेनू मेरी जिंदगी में ना आई होती तो शायद मैं कभी उस दलदल से बाहर ही नहीं निकल पाता। मेरा अतीत भले ही एक धुंधले और डरावने कोरे जैसा था, लेकिन मेरा कल, मेरा आने वाला भविष्य इतना साफ, इतना अपना और इतना गर्म कभी नहीं रहा था।